प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 90। जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 90। बेटा, हमने आपको रोमन राजनीतिक चिंतन के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है। आज जो रोमन राजनीतिक चिंतन है, इस रोमन राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, इसको हमने बिंदु रूप में समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि संपूर्ण रोम के राजनीतिक चिंतन को आप धरातल के स्तर पर समझ सकें। बेटा ध्यान दें, अब यहाँ आज हम रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के साथ ही साथ यूनानी या यूनान के राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को भी इसके आधार पर समझ सकते हैं। अर्थात यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को हम एक साथ लेंगे आज। मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं आज के लेक्चर के माध्यम से। मैंने लिखा है केवल रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, लेकिन इसके साथ में प्रत्येक बिंदु के साथ में मैं यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं भी आपको समझाऊंगा। इसका मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बेटा ध्यान दें, रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं हमने यहाँ लिखा है यूनान और रोम, मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के अंतर को भी आप इन 8 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे हम रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं समझाएंगे, लेकिन रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को समझाने के साथ ही साथ यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को भी हम आपको समझाते चलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ प्रथम पॉइंट्स बिंदु तैयार किया है। बेटा ध्यान दें, मैंने आपके लिए यहाँ 8 बिंदु तैयार किए हैं और ये 8 बिंदु मैंने विशेष प्रयास कर करके तैयार किए हैं, जिससे कि यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन को आप अच्छे से समझ सकें। मेरा मूल मकसद भी यही है कि मैं आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को उसकी गहराई में जाकर, गंभीरता में जाकर के उसमें मैं तैरूं, गोते लगाऊं और डूबूं, जिससे कि मेरे विद्यार्थी यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ सकें। नंबर 1 विशेषता, रोमन चिंतन यथार्थवादी था। अब जरा ध्यान दे बेटा, देखो बेटा, रोमन राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी था। रोमन राजनीतिक चिंतन वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम कहेंगे एक प्रकार से व्यवहारिक था, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतन आदर्शवादी था, सैद्धांतिक था। क्या था बेटा? आदर्शवादी था, सैद्धांतिक था, काल्पनिक था, दार्शनिक था। आया समझ में? अरे भाई, यूनानी राजनीतिक चिंतन क्या था बेटा? आदर्शवादी था, सैद्धांतिक था, काल्पनिक था, है, जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी था। मतलब यूनानी चिंतन सैद्धांतिक हो गया, आदर्शवादी हो गया, काल्पनिक हो गया, जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी था, वास्तविक था। अब अंतर हो गया ना दोनों में, और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बढ़कर सामने आ गई। क्या? कि रोमन राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी था। जैसा कि एक विद्वान है बोउले ने कहा है कि रोमन मस्तिष्क, मतलब रोमन लोगों का मस्तिष्क, रोमन मस्तिष्क दार्शनिक नहीं था, अपितु व्यवहारिक, सैनिक और विधानवादी था। अब जरा से ध्यान दें, बाउले कह रहे हैं कि जो रोमन मस्तिष्क है, जो रोमन लोग थे, रोमन मस्तिष्क दार्शनिक नहीं था। मतलब रोमन लोग दार्शनिक नहीं थे, बल्कि रोमन लोग व्यवहारिक थे, सैनिक थे और विधानवादी थे, कानूनवादी थे। जबकि यूनानी, अब यूनानी की बात कर सकते हैं, जबकि यूनानी दार्शनिक थे, सैद्धांतिक थे, आदर्शवादी थे। ठीक है, तो ये जो है रोमन चिंतन यथार्थवादी था, ये बात स्पष्ट होगी। एक विद्वान और है एबेंस्टीन कहते हैं कि विधि एवं प्रशासन में महान योगदान। मतलब एबेंस्टीन ने कहा है
कि रोमन लोगों ने विधि और प्रशासन में अपना महान योगदान दिया है। किसमें? विधि और प्रशासन। वैसे भी कहा जाता है कि रोम की महान विरासत क्या है बेटा? कानून, और वो भी कौन सा? सकारात्मक कानून। ठीक है, तो प्रथम विशेषता होगी बेटा। अब दूसरी विशेषता लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप भले ही रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं यहाँ समझ रहे हैं, लेकिन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं भी तो आपको बता रहा हूँ साथ साथ। भाई रोमन राजनीतिक चिंतन की पहली विशेषता हो गई कि रोमन राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी था और यूनानी राजनीतिक चिंतन आदर्शवादी सैद्धांतिक था। अंतर होगा ना दोनों में। चलिए, दूसरा है व्यक्ति को राज्य की व्यक्तित्व से मुक्त किया। अब जरा ध्यान दें, रोमन राजनीतिक चिंतन की दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त किया और व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान की। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मान्यता प्रदान की, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य के नाम पर व्यक्ति के बलिदान की बात की गई है। व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता नहीं दी है यूनानी राजनीतिक दर्शन ने, जबकि रोमन राजनीतिक दर्शन ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मान्यता दी है। यूनानी राजनीतिक दर्शन ने व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत स्पष्ट अंतर बतलाया है और ये कहा है, क्या कहा है कि व्यक्ति वास्तविक रूप में राज्य के लिए अपना बलिदान नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान की है रोमन राजनीतिक चिंतन ने, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतन ने राज्य के नाम पर व्यक्ति के बलिदान की बात की है। यस। तीसरा बेटा, समझने का प्रयास करें। राज्य को एक वैधानिक साझेदारी कहा और एक वैधानिक व्यक्ति कहा। जरा ध्यान दीजिएगा, रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जब हम रोमन राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पोलिबियस है, सिसरो और सेनेका है, तो सिसरो और सेनेका ने भी स्पष्ट रूप में कहा है क्या कि राज्य एक वैधानिक साझेदारी है और राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति का है। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतकों ने, रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य को एक वैधानिक साझेदारी कहा और राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति कहा, जबकि यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा था, राज्य को एक नैतिक संस्था कहा है और रोमन राजनीतिक चिंतन ने राज्य के एक वैधानिक व्यक्ति का है। अंतर होगा ना। फिर से, यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों ने, यूनानी राजनीतिक विचारकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा, जबकि रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति कहा। अंतर हो गया ना दोनों में। यस। अब इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों के ऊपर काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अभी रोमन राजनीतिक विचारकों को हम क्रम से आगे समझाएंगे। चौथा है बेटा, सरकार में नियंत्रण में संतुलन का व्यवहारिक सिद्धांत अपनाया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वास्तव में देखा जाए तो रोमन राजनीतिक चिंतकों ने सरकार में नियंत्रण एवं संतुलन का व्यवहारिक सिद्धांत अपनाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने राजतंत्र, जनतंत्र और वर्गतंत्र में समन्वय की बात की है, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है। पांचवा है प्रभु सत्ता या राज सत्ता के विचार का विकास। यस बेटा, रोमन राजनीतिक चिंतन की पांचवी विशेषता क्या है कि प्रभु सत्ता या राज सत्ता के विचार का विकास रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत होता है। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन के काल के अंतर्गत ही प्रभु सत्ता या संप्रभुता की अवधारणा का विकास होता है। कैसे? जैसे कि ये जो इम्पीरियम है, इम्पीरियम के ऊपर हमने अलग से लेक्चर अपलोड भी कर दिया। पिछला जो लेक्चर है 89, वह वास्तविक रूप में इम्पीरियम या संप्रभुता के ऊपर ही है। इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता का जो विचार है, इस विचार का बीज रूप में यदि हम शुरुआत देखें तो रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ही होता है। यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संप्रभुता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत सभी राजनीतिक विचारधाराएं, सभी राजनीतिक अवधारणाएं बीज रूप में मौजूद हैं, लेकिन संप्रभुता की अवधारणा किसी भी रूप में यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मौजूद नहीं है। ये केवल रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उभर कर सामने आती है। इसलिए संप्रभुता की अवधारणा की जो देन मानी जाती है वह रोमन राजनीतिक विचारकों की ही मानी जाती है, ना कि यूनानी दार्शनिकों की। छठा है संवैधानिक तर्कवाद। यस,
रोमन राजनीतिक चिंतन की जो छठी विशेषता है वह है संवैधानिक तर्कवाद। वास्तविक रूप में देखा जाए तो रोमन राजनीतिक विचारकों ने कानून का अध्ययन किया है। क्या? कानून का अध्ययन किया है, सकारात्मक कानून का अध्ययन किया है। और रोमन लोगों की जो महान विरासत है वो कानून ही है। कानून के निर्माण, कानून का संहिताकरण, सकारात्मक कानून, प्रशासन, विधि मतलब कानून, इनके बारे में व्यवहारिक रूप में रोमन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। इसलिए कहा जाता है कि रोमन लोगों की महान विरासत कानून है। जबकि यूनान की बात आती है तो यूनानी जो है कानून के स्रोत की बात करते हैं, कानून का अध्ययन नहीं करते हैं। कानून का अध्ययन तो रोमन विद्वान ही करते हैं, लेकिन कानून के स्रोत का अध्ययन यूनानी लोगों ने किया है। और इसी के साथ में यूनानी लोगों ने आदर्शात्मक तरीके से इसका अध्ययन किया है, आदर्श का अध्ययन किया है, जबकि रोमन लोगों ने यथार्थ का, व्यवहारिकता का अध्ययन किया है। इसलिए इसकी जो छठी विशेषता है वह संवैधानिक तर्कवाद है। मतलब रोमन लोगों ने जो है कानून का व्यवहारिकता के धरातल पर अध्ययन किया है, कानून के संहिताकरण की बात की है, कानूनों के निर्माण की बात आती है तो राज सत्ता के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसके आधार पर इन्होंने कानून के निर्माण की बात की है। इसी के साथ में इन्होंने सकारात्मक कानून की बात की है। 7वां है, 7वीं विशेषता, नोट करिए बेटा श्रेयास, 7वीं विशेषता रोमन राजनीतिक चिंतन की। बेटा रोमन राजनीतिक चिंतन की 7वीं विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे कि रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य, समाज और नैतिकता राजनीति में अंतर किया गया। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों ने, जैसे कि पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, ये 3 रोमन राजनीतिक विचारक सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? पोलिबियस, सिसरो, सेनेका। तो पोलिबियस, सिसरो और सेनेका ने राज्य, समाज, नैतिकता और राजनीति में स्पष्ट अंतर किया है। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य, समाज और नैतिकता राजनीति में अंतर किया है। इसी के साथ में व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत अंतर भी इन्होंने बतलाया है। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों ने व्यक्ति और राज्य में अंतर बतलाया, व्यक्ति और राज्य में अंतर बतला करके व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्य बतलाए। इसी के साथ में रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य और समाज में अंतर बतलाया। इसी के साथ में रोमन राजनीतिक विचारकों ने नैतिकता और राजनीति में भी अंतर बताया है। जैसा कि फिर आगे चल करके आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जो जनक है मैकियावली ने नैतिकता और राजनीति का पूर्ण रूप में पृथक्करण कर दिया, पूर्ण रूप में पृथक्करण। और मैकियावली ने कह दिया कि राजनीति के लिए नैतिकता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नैतिकता को अलग रखा जाए, राजनीति को अलग रखा जाए। तभी मैकियावली ने साफ कहा था, क्या? राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब राज्य को तो राज्य की सीमाओं की रक्षा करनी है, साधन जो भी है, नैतिक अनैतिक, छल कपट जो भी है अपनाया जा सकता है, खुली छूट दे दी मैकियावली ने आगे चल करके, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन की जनक कहलाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि क्रमबद्ध रूप में आप समझें, पहले यूनानी दर्शन को समझें, फिर रोमन राजनीतिक चिंतन को समझें, फिर मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन को समझें, उसके बाद में आधुनिक राजनीतिक चिंतन को समझें। ये 4 कड़ियाँ हैं, चारों कड़ियों को क्रमबद्ध रूप में समझ जाएगा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन आप यथार्थ के धरातल पर आसानी से समझ जाएंगे। यस, राज्य, समाज, नैतिकता और राजनीति में इन्होंने अंतर किया। अब यहाँ मूल बात आती है तो रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषता होगी। अब यूनानी की क्या बात लेंगे? यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात यह आएगी कि यूनानी राजनीतिक चिंतन में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना गया। प्लेटो और अरिस्टो ने कोई अंतर नहीं माना इनमें, और इसी के साथ में नैतिकता राजनीति में कोई अंतर नहीं माना। यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना गया, जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन में राज्य और समाज में अंतर माना गया है। जैसा कि एक रोमन राजनीतिक विचारक है सिसरो ने कहा है कि समाज राज्य से प्राचीन और अधिक सुविस्तृत है, प्राचीन और अधिक सुविस्तृत है। नोट करें, सिसरो ने कहा है कि समाज राज्य से प्राचीन और अधिक सुविस्तृत वस्तु है। मतलब व्यक्ति राज्य से पहले है। क्या? व्यक्ति राज्य से प्राचीन है और व्यक्ति राज्य से अधिक सुविस्तृत है। इसीलिए रोमन राजनीतिक विचारों ने राज्य से अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात की है, राज्य से अलग। यूनानी दार्शनिकों की तरह राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान नहीं किया है, राज्य की नैतिक संस्था नहीं माना है इन लोगों ने, बल्कि राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति कहा है रोमन राजनीतिक विचारकों ने। यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों ने तो राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, जबकि रोमन राजनीतिक विचारकों ने राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति कहा है, एक वैधानिक व्यक्ति कहा है। तो ये आपको समझना है। और अंतिम
8वां है रोमन वैधानिक पद्धति में दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला। 8वीं विशेषता है रोमन वैधानिक पद्धति में, रोमन कानूनी पद्धति में, कानूनी प्रणाली में, लॉ सिस्टम में दासों को, जो दास होते हैं, दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो दास हैं उन दासों को जो है मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार दिया गया। और ये कहा, क्या कहा कि जो दास हैं वास्तविक रूप में वो स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इस बात को अस्वीकार किया। और ये कहा कि प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन ये कहता है कि प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं, कोई भी मनुष्य दास नहीं होता है, सभी की व्यक्तित्व को मान्यता यहाँ प्रदान की है। जबकि देखा जाए तो यूनानी राजनीतिक चिंतन से तुलना करेंगे, भाई रोमन वैधानिक पद्धति में तो दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला, मतलब दासों के साथ मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला कि भाई दासों के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाए। लेकिन यूनानी दर्शन की बात की जाए तो यूनानी दर्शन के अंतर्गत दासों को केवल एक उपकरण माना गया, केवल एक संपत्ति माना गया, एक साधन माना गया। किसको? दास को। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी दास को एक संपत्ति ही तो माना था, परिवार की एक संपत्ति माना था, सजीव संपत्ति माना है अरस्तु ने दास को। जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ये बात स्वीकार नहीं की गई। और रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला, जबकि यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार नहीं मिला। ये अंतर है यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत दासों के संदर्भ में। फिर कह रहा हूँ, दासों के संदर्भ में जब अंतर की बात आती है तो यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत दासों के साथ मानवोचित व्यवहार करने की बात नहीं की गई है और दास को एक उपकरण माना गया, साधन माना गया, संपत्ति माना गया। जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत दास को संपत्ति, उपकरण, साधन नहीं माना गया, बल्कि दासों को मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार मिला। जैसा कि स्वयं सेनेका ने कहा है। सेनेका कौन है बेटा? एक रोमन राजनीतिक विचारक है ना, जैसे पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, ये 3 महत्वपूर्ण रोमन राजनीतिक विचारक है। तो सेनेका कहते हैं, सेनेका ने कहा है कि दैट दासता को एक बाहरी संयोग की वस्तु बतलाया। अब जरा ध्यान दें, सेनेका दासता को एक बाहरी संयोग की वस्तु बतलाया है। प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन ये कहता है कि प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। जो दासता है, दासता को एक बाहरी संयोग की वस्तु, मतलब एक संयोग की वस्तु बतलाए कि संयोगवश कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। बाकी वैसे देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, ये रोमन राजनीतिक चिंतन कहता है। ठीक है, तो ये 8 विशेषताएँ होगी। इन 8 विशेषताओं के आधार पर आप रोमन राजनीतिक चिंतन और यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ संकेत रूप में नोट किया है, क्या कि दोनों में अंतर, मतलब इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप दोनों में अंतर, यूनानी और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को समझा सकते हैं। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को आप इन 8 बिंदुओं के आधार पर समझा सकते हैं। ऐसे भी आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में अंतर बताइए। तो आप 8 विशेषताओं के आधार पर अंतर बता सकते हैं। ये 8 बिंदु हो गए, इन 8 बिंदु के आधार पर आप अंतर बता सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। वैसे हमने रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताई हैं आज, लेकिन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को भी इसके आधार पर अपोजिट रूप में आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे रोमन चिंतन यथार्थवादी था, यूनानी चिंतन यस सैद्धांतिक आदर्शवादी था, काल्पनिक था। दूसरा, व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त किया, मतलब व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता दी गई। जबकि यूनान की बात आती है तो यूनान के अंतर्गत राज्य के नाम पर व्यक्ति का बलिदान किया गया है। 2, तीसरा है राज्य को एक वैधानिक साझेदारी या जो है एक वैधानिक व्यक्ति कहा, जबकि यूनान ने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा। तीसरा, सरकार नियंत्रण और संतुलन का व्यवहारिक सिद्धांत अपनाया गया, जबकि यूनान में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं अपनाया गया। 5, प्रभु सत्ता या राजसत्ता के विचार का विकास रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत होता है, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्रभु सत्ता के बारे में किसी भी रूप में कुछ भी नहीं कहा गया। 6 है संवैधानिक तर्कवाद
रोमन राजनीतिक चिंतन के अंदर कानून के बारे में जो है व्यवहारिकता के धरातल पर अध्ययन किया गया है, जबकि यूनानी दर्शन के अंतर्गत केवल आदर्श की बात की गई है, आदर्श के आधार पर अध्ययन किया गया है। सातवां है राज्य समाज नैतिकता और राजनीति में रोमन राजनीतिक विचारकों ने अंतर बताया, जबकि यूनानी राजनीतिक विचारकों ने राज्य समाज नैतिकता राजनीति में कोई अंतर नहीं बताया। और आठवां है दासों के बारे में, दासों को मानसिक विहार पाने का अधिकार रोमन राजनीतिक विचारकों ने दिया है, जबकि यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत दासों को जो है मानसिक विहार पाने का कोई अधिकार नहीं दिया। इस तरह से आप इन 8 बिंदुओं के आधार पर रोमन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को तो समझ ही सकते हैं, लेकिन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। रोमन और यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में अंतर भी इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे से बतला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप रोमन राजनीतिक चिंतन और यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब हम जो है रोमन राजनीतिक चिंतकों का क्या योगदान रहा है अगले लेक्चर में योगदान की बात करेंगे, और उसके बाद हम पोलिबियस, सिसरो, सेनेका आदि जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं उन सबको क्रमबद्ध रूप में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पर समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आज का लेक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, यस।